आइए खबरों को देखेंगे विस्तार से। तो एमपी में कांग्रेस के 2 विधायकों पर ट्रेन में एक महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है। इस मामले में आरोपी कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरा मामला है क्या आखिर, आइए जानते हैं। मेरी पत्नी नवजात बच्चे के साथ सफर कर रही है। शराब के नशे में 2 यात्री उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कृपया जल्दी मदद कीजिए। ये एक पति की गुहार है। रेल मंत्री प्रधानमंत्री को ट्विटर पर टैग कर इस शख्स ने रेवांचल एक्सप्रेस में छेड़छाड़ की इस घटना पर मदद मांगी। ये घटना हैरान कर देने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ट्रेन में छेड़छाड़ के आरोपी सतना से कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ हैं। इन विधायकों पर ट्रेन में महिला से बदसलूकी का आरोप है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। दरअसल पूरी घटना रेवांचल एक्सप्रेस में घटी। अपने नवजात बच्चे के साथ ट्रेन में सफर कर रही महिला का सामना सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ के साथ हुआ। एफआईआर के मुताबिक ट्रेन में महिला की बर्थ के पास कांग्रेस के दोनों ही विधायक नशे की हालत में आए और खाना खाने लगे। इस दौरान दोनों भद्दी भद्दी बातें कर रहे थे। इतना ही नहीं, महिला के कंधे पर भी विधायकों ने हाथ रखा था। महिला का आरोप है कि कांग्रेस के विधायक उन्हें बुरी नीयत से देख रहे थे। इस बात की जानकारी महिला ने अपने पति को फोन पर दी। महिला के पति ने घटना की जानकारी शेयर करते हुए रेल मंत्री, पीएमओ और रेलवे को ट्वीट किया, जिसके बाद रेलवे फौरन एक्शन में आया और रेल कर्मचारी महिला के पास पहुंचे। रेलवे स्टाफ ने महिला की सीट चेंज करवा दी। उधर जीआरपी पुलिस ने भी फोन पर बताया कि वो सागर स्टेशन पर मौजूद हैं, चिंता मत करिए। सागर में जीआरपी की टीम ट्रेन में पहुंची और वहीं महिला का बयान लिया, जिसके बाद दोनों विधायकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। अच्छी बात यह रही कि महिला की सुरक्षा को लेकर रेलवे फुल एक्शन में दिखाई दिया। भोपाल जीआरपी और हबीबगंज जीआरपी ने भी महिला यात्री को आगे की कार्रवाई में पूरी मदद की। जो व्यक्तियों ने छेड़खानी की है वो एक सिद्धार्थ कुशवाहा नाम का व्यक्ति है और एक सुनील सर्राफ नाम का व्यक्ति है, एक सतना के रहने वाले और एक कोतमा अनुपुर। ये इतनी जानकारी। उधर महिला से छेड़छाड़ के आरोप पर कांग्रेस विधायकों की सफाई आई। विधायकों ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं चेंज कर लेती हूँ, तो बोले नहीं आप इसमें सोए रहिए, आप इसमें रहिए, मुझे बता दीजिए, मैं आपकी बर्थ में चला जाता हूँ। कुल इतनी ही बात है। उसके बाद उन्होंने टीटी को बुला लिया, बोले मेरे बर्थ चेंज कर दो, टीटी से बर्थ चेंज करा लिया, वो चली गई। हम लोग भी अपना सो गए। उन्होंने किस मंशा से, अब तो जो मुझे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया है, तो एक सामान्य कोई घटना हुई होती तो समझ में आता, ये तो कोई घटना भी नहीं थी। देखिए, दुर्भाग्यजनक घटना है। मैं इस घटना की केवल निंदा नहीं करता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उस बहन के साथ जो बदतमीजी करने का प्रयास किया है, अरे शराब के नशे में आप धुतते हैं और आप किसी के साथ इस प्रकार की घटना करेंगे? कांग्रेस का चरित्र है, जवाब दें कमलनाथ। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों में घिरे कांग्रेस के विधायकों पर कानून शिकंजा तो कस ही रहा है, साथ ही सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में जीआरपी सागर ने एफआईआर दर्ज कर ली है, क्योंकि हबीबगंज में महिला आकर उतरी थी। हालांकि भोपाल जीआरपी के स्टाफ ने भी मदद की और महिला के साथ हबीबगंज जीआरपी स्टेशन तक वो लोग गए थे और वहां पर महिला की शिकायत के अनुसार जो है सागर जीआरपी ने एफआईआर दर्ज करने का काम किया। ये एफआईआर सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सर्राफ पर दर्ज की गई। ये दोनों कांग्रेस के विधायक है। सागर जीआरपी पुलिस ने जो है इस समय
छेड़छाड़ की धारा में जो है इन दोनों पर एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। हालांकि ये पूरा मामला सागर से पहले छेड़छाड़ का था। दोनों विधायकों पर शराब पीकर छेड़छाड़ करने का आरोप है। हालांकि दोनों विधायक इस समय मना कर रहे हैं कि उन्होंने किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की और वो हर जांच के लिए तैयार है। लेकिन अब सागर जीआरपी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। हैरानी की बात यह है कि अभी तक इस मामले में दोनों ही विधायकों का मेडिकल नहीं कराया गया, जबकि उन पर आरोप है कि वो नशे में धुत थे। बढ़ते आगे, धार के मांडू में बीजेपी का 3 दिनी प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो चुका है, जिसमें 250 से ज्यादा पार्टी नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के इस प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन आदिवासियों के लिए पार्टी के लिए मेगा प्लान पर मंथन हुआ। पार्टी आगामी चुनावों में 100% आदिवासी वोट के टारगेट पर काम करने की रणनीति बनाएगी। लेकिन मांडू के प्रशिक्षण वर्ग से ठीक एक दिन पहले लिया गया पार्टी की तरफ से बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में यह सियासी सरगर्मी बढ़ा रहा है। दरअसल बीजेपी ने 5 जिलाध्यक्षों को हटाया, जिसे लेकर अब कई सियासी कयास लगाए जाने लगे। धार के मांडू में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद ने की। ये प्रशिक्षण वर्ग 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें करीब 250 नेता हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि इस प्रशिक्षण वर्ग में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे सकती है। प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन पार्टी ने आदिवासी वोट बैंक पर फोकस किया। ये फैसला लिया गया कि आदिवासी युवाओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। पार्टी इस बार 100% आदिवासी वोट के टारगेट पर काम करेगी। पहले दिन पीएम मोदी के उज्जैन दौरे पर भी मंथन किया गया। 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी उज्जैन आ रहे हैं, जिसके लिए पार्टी ने मेगा तैयारी की है। राजनीतिक दल है तो स्वाभाविक तौर पे जनमत संग्रह भी हमारा एक कार्य है ही, लेकिन ये मात्र यही एक उद्देश्य नहीं है। बौद्धिक वर्ग में समय समय पे हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे संगठन के दायित्ववान लोगों को इस प्रकार के शिविर से शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती है। मांडू में बीजेपी के इस मेगा कार्यक्रम की सियासी गलियारों में काफी चर्चा है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ प्रशिक्षण वर्ग नहीं, बल्कि 2023 के पहले बीजेपी का आक्रामक प्लान है। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा उन कमियों को दूर करना भी है जो निकाय चुनाव में कमजोर कड़ी बनकर उभरे। मसलन प्रशिक्षण वर्ग शुरू होने से पहले ही पार्टी ने 5 जिला अध्यक्षों को हटा दिया। इनमें ग्वालियर, कटनी, भिंड, अशोकनगर और गुना के जिलाध्यक्ष हैं। ये वो जिले हैं जहां निकाय चुनाव में बीजेपी पर कांग्रेस भारी पड़ी। इन बदलावों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी का दावा है कि जिन जिलों में नए जिलाध्यक्ष बनाए गए, वहां सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं मिली। अब बारी है तो बात करें तो छिंदवाड़ा की, रीवा की, यदि बात करें तो सिंगरौली की, बात करें जबलपुर, जहां जहां भाजपा की करारी हार हुई, उज्जैन और बुरहानपुर जहां धांधली से जीते, वहां के भी अध्यक्षों की जल्द रवानगी होने वाली है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र के इन 5 अध्यक्षों में से 4 अध्यक्ष बदले गए, लेकिन श्रीमंत का एक भी समर्थक अध्यक्ष नहीं बन पाया। समझा जा सकता है कि जमीन दिखाने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो कार्यकर्ता अभी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें प्रदेश कार्य समिति में जगह मिली है। बीजेपी ने नसीहत दी है कि कांग्रेस अपने आंतरिक मामले देखे तो बेहतर होगा। जिलों के कार्यकर्ता उसमें जिलाध्यक्ष के पद के दायित्व पे थे, उनको प्रदेश कार्य समिति में सम्मानित सदस्य बनाया गया है और नए कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष का मौका दिया गया है। कांग्रेस अपनी चिंता करे। निकाय चुनाव के बाद बीजेपी ने गुटबाजी और लापरवाही पर सख्ती का संदेश दे दिया था और 5 जिलाध्यक्षों को हटाकर अपना इरादा भी जता दिया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी संगठन स्तर पर कसावट करने की तैयारी में है और आने वाले दिनों में ऐसी कवायदें फिर से देखी जा सकती हैं। शरद श्रीवास्तव और शैलेंद्र सिंह भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में बीजेपी लगी है और इस पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा पलटवार किया है। सीएम ने दरअसल सवाल किया है कि क्या बीजेपी को यूपी जैसी कानून व्यवस्था प्रदेश में चाहिए, जहां पर मंत्री का बेटा किसी को मार दे और कार्रवाई भी ना हो। दरअसल बीजेपी लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है।
चाकूबाजी की बढ़ती घटनाएं, दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई जैसे मुद्दों को पार्टी पुरजोर तरीके से उठाने में लगी है। – 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बीजेपी हर मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, लेकिन पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की घेराबंदी करने पर है। दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में साधुओं की पिटाई का मामला सामने आने के बाद बीजेपी काफी आक्रामक तेवर में है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ऋषि मुनियों की तपोभूमि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर ऐसी हृदय विदारक घटनाएं शासन की नाकामी का परिणाम है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के गृह जिले दुर्ग जिले के चरौदा बस्ती में 3 साधुओं के साथ में गंभीर रूप से मारपीट की गई है वहां के लोगों के द्वारा, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था की ये पोल खोलने वाली स्थिति है कि क्या स्थिति से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल है और जो भी इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ में पुलिस और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दुर्ग कांड की पुलिस जांच कर रही है। सूबे के गृह मंत्री ने कहा है कि जांच के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा। उधर सीएम भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के हमलावर तेवर का कड़ा जवाब दिया। सीएम ने कहा कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस ने एक्शन लिया है। सीएम ने लगे हाथ यूपी की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी को छत्तीसगढ़ में यूपी जैसी कानून व्यवस्था चाहिए, जहां मंत्री का बेटा किसी को मार दे और एक्शन भी न लिया जाए। सीएम ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में सबके लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबके लिए कानून समान है। जितनी बड़ी घटनाएं हुई है पुलिस को सफलता मिली है, कोई भी हो उसको बख्शा नहीं गया। और कैसा लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कि मंत्री का बेटा मार दे और कोई कार्रवाई न हो, ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर उसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं। उनके शासित राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में वो तो आम जनता के लिए कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है। दरअसल सिर्फ दुर्ग ही नहीं बल्कि राज्य में अपराध की हर घटना को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। 2023 के चुनाव में बीजेपी कई मुद्दों के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। जाहिर है ऐसे में सरकार के सामने क्राइम कंट्रोल की चुनौती तो जरूर है, लेकिन ये भी तय है कि विपक्ष के मुद्दों की हवा निकालने के लिए कांग्रेस भी कमर कसकर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक वक्त हुआ करता था जब 12 सिंघे देश समेत दुनिया भर में फल फूल रहे थे और मध्य एशिया में उन्हें पूजा जाता था, लेकिन बीते कुछ दशक पहले उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई। विलुप्त होते 12 सिंघे को संरक्षित करने की दिशा में मिसाल पेश करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। पक्षियों के शोर के बीच कभी टकटकी लगाते तो कभी दौड़ते, कभी हरे समतल मैदान में तो कभी घास के झुरमुटों के बीच जंगल में बेखौफ विचरण करते 12 सिंहों के इस झुंड को देखिए। कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, खाने को भरपूर हरी घास है। और सुरक्षा में योद्धा तैनात, नाम है जोधा। वन विभाग के प्रयास और इनकी अथक मेहनत के दम पर कान्हा नेशनल पार्क 12 सिंहों से गुलजार है। यहाँ 12 सिंह जो है बाहर से लाए, मतलब सौंप से लाए 12 सिंह यहाँ अंदर कर दिए। 6 12 सिंह के 82 12 सिंह बढ़ाए यहाँ। 1970 के दशक में 12 सिंघे विलुप्त होने की कगार पर थे। कहीं इनकी पूजा हो रही थी तो कहीं बेशकीमती सींगों के चलते शिकार। 12 सिंघों के संरक्षण को लेकर कई प्रयास किए गए।
कान्हा नेशनल पार्क में जो गिने चुने 12 सिंघे बचे थे, उन्हें बचाने की बड़ी चुनौती थी। साल दर साल मेहनत के दम पर आज इनकी संख्या 1000 छूने को है। ये टाइगर यहाँ से चढ़ जाते रहे, यहाँ से ये फेंसिंग, फिर ये ऊपर चढ़ाए, फिर से इसको देखे, फिर चढ़ाते गारा करते 12 सिंह को। पेंथर है, टाइगर है, ये सब। और पेंथर भी घुस जाते रहे और अपना मार मूर के अपन निकाल के चल देते रहे। और वहाँ से अजगर भी घुस जाते रहे, तो ये छोटा वाला बारीक जाली जो है ये लगाए फिर जी। किस तरह से बचाते थे पेंथर से, अजगर से, टाइगर से 12 सिंह? क्या है कि रोज मचान में यहाँ बैठ के देखते रहा है, यहाँ से जो भी जानवर घुसे तो फिर हल्ला कर दें तो फिर अपने नहीं घुस पाए। वन्य जीवों पर रिसर्च कर रहे राकेश शुक्ला बताते हैं कि 12 सिंघा एक विलुप्त होती प्रजाति है। एक ही जगह पर किसी भी प्रजाति का संरक्षण बेहतर तरीके से कर पाना चुनौतियों भरा है, लिहाजा उन्हें दूसरी जगहों पर भी शिफ्ट किया जाता रहा है। बारहसिंगा एंडेंजर्ड स्पीशीज है और ये जो हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा है ये कुछ सालों पहले तक टेक्निकली देखें तो कान्हा के अलावा ये विश्व में कहीं नहीं पाया जाता वाइल्ड में। लेकिन हाँ, ये एक कहावत है कि किसी भी स्पीशीज को अगर उसकी पॉपुलेशन छोटी हो तो लेट्स नॉट कीप आवर एग्स इन वन बास्केट। सभी अंडों को अपन एक बास्केट में रखेंगे तो हो सकता है पूरे अंडे फूट जाए। इसको ध्यान में रखते हुए ये देखा गया कि ये बारहसिंगा की स्पीशीज को आगे और प्रोटेक्शन देना है। तो ऐसा पता चला कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आज से 100 साल पहले भी बारहसिंगा की एक पॉपुलेशन थी और वहाँ का जो हैबिटेट है वो इस बारहसिंगा के लिए सुटेबल है। तो एक खास एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत कान्हा के बारहसिंगा को धीरे धीरे वहाँ पे ट्रांसफर किया गया। पूरे देश में 12 सिंघा की ये प्रजाति सिर्फ कान्हा में पाई जाती है, जिसे हार्ड ग्राउंड 12 सिंघा के नाम से जाना जाता है। एक दूसरी प्रजाति भी है जो हिमालय के तराई क्षेत्रों से लेकर हरिद्वार और कांजीरंगा पूर्वोत्तर में मिलती है। तो विलुप्त होती इस प्रजाति के लिए कब और क्या-क्या प्रयास किए गए, आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 1970 में कान्हा नेशनल पार्क में इनकी संख्या थी 66। अब 12 सिंघों की संख्या बढ़कर 950 तक पहुंची है। 2010 में कान्हा से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व शिफ्ट हुए 20 12 सिंघे। 2016 में 17 12 सिंघे शिफ्ट किए गए। 2021 में 13 12 सिंघे शिफ्ट किए गए। 2022 में 32 12 सिंघों को शिफ्ट किया गया। सतपुड़ा में कुल 78 12 सिंघे शिफ्ट हुए। भोपाल के वन विहार में 7 को आसरा मिला। विलुप्त होने की कगार से लौटी 12 सिंघा की प्रजाति मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। इनकी गिनती चुनी संख्या से 1000 तक पहुंचते आंकड़े विलुप्त जीवों के संरक्षण की दिशा में बड़ी कामयाबी है। पिता से जंगली जीवों की देखरेख का गूढ़ रहस्य सीखने वाले जोधा का योगदान भी सराहनीय है। साथ ही आसपास के करीब 35 गांवों के योगदान को भी भूला नहीं जा सकता। साल दर साल इन सब के अथक मेहनत और सरकारी नीतियों की बदौलत पर्यावरण संरक्षण की मुहिम रंग लाई है। न्यूज़ 18 के लिए मंडला से कृष्णा साहू की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।